मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम शीत युद्ध का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 में शीत युद्ध यानी अर्थात कोल्ड वॉर का मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस और उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। वो भाग 1 था। भाग 2 है जिसमें हमने शीत युद्ध की चर्चा करेंगे। और ये जो शीत युद्ध था 1945 से 1989 तक चला था, यानी 1945 टू 1989 तक। शीत युद्ध की जब हम बात करते हैं तो शीत युद्ध का विकास, अर्थ, विशेषताएं और नंबर 3 पे जो उसका आता है वो है शीत युद्ध के प्रमुख कारण। तो शीत युद्ध का जो प्रमुख कारण है, पहले तो हम उसके पॉइंट्स से नंबर 1 उसके पॉइंट्स को हम बात करेंगे और उसके बाद एक एक पॉइंट्स को उठाकर उसका विस्तार से हम उसका वर्णन करेंगे, जिससे आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाए शीत युद्ध का। इसीलिए इसको 3 भागों में मैंने बांटा है, 1, 2 और 3। तो अभी हमारा चल रहा है भाग 2। इंटरनेशनल रिलेशन में जो शीत युद्ध है वो बड़ा प्रभाव रखता है, क्योंकि उसके बाद से ही जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना हुई है। और क्योंकि 1950 1947 इसके बाद से धीरे धीरे सारे जो राष्ट्र हैं विकासशील, उनका वो स्वतंत्र होते चले गए और ज़्यादातर 90% जो कंट्री थे वहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना हुई थी। तो हम उसके पहले की बात कर रहे हैं। तो शीत युद्ध का जो एक कारण है, पहला कारण वो है पूंजीवाद और साम्यवादी विचारधारा। दूसरा है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन न किया जाना और सोवियत संघ और अमेरिका के वैचारिक मतभेद। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इसका थोड़ा स्लाइड आगे चली गई थी। तो शीत युद्ध के कारण में पूंजीवादी और साम्यवादी, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन न किया जाना, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में मतभेद या तनाव की स्थिति। नेक्स्ट आता है सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना और ईरान में सोवियत हस्तक्षेप, टर्की में सोवियत हस्तक्षेप दोनों में, फिर यूनान में साम्यवादी प्रसार और द्वितीय मोर्चे संबंधी विवाद और तुष्टीकरण की नीति। फिर 9वां आता है संघ द्वारा बाल्कन समझौते की उपेक्षा और 10वां अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। ये हमारे 10 पॉइंट थे। नेक्स्ट जो है वो है परस्पर विरोधी प्रचार, फिर लैंड लीज समझौते का समापन, 13वां फांसीवादी ताकतों को अमेरिकी सहयोग, फिर बर्लिन विवाद और लास्ट में आता है संकीर्ण राष्ट्रवाद पर आधारित संकीर्ण राष्ट्रीय हित। ये इसके प्रमुख कारण थे जो हमने बिंदुवार मैंने बताने की कोशिश करी है। अब इसको हम शॉर्ट में आखिर शीत युद्ध के ये जो 16 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें क्या क्या हुआ और किस तरह से एक दूसरे के बीच में यानी अमेरिका और सोवियत रूस में तनाव बढ़ता चला गया, जो शीत युद्ध में परिवर्तित हो गया। जो पहला था याल्टा संघ द्वारा समझौते का पालन न किया जाना। याल्टा सम्मेलन 1945 में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, ये आप थोड़ा सा याद रखना, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन के बीच हुआ था। और इस सम्मेलन में पोलैंड में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को मान्यता देने की सहमति हुई। लेकिन युद्ध के खत्म होते समय स्टालिन अपने वायदे से मुकर गए और अपनी लेबनीज सरकार को ही सहायता देना शुरू कर दिया। समझौते की शर्तों के विपरीत हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया और बुल्गारिया में भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और उसने धुरी शक्तियों के विरुद्ध पश्चिमी राष्ट्रों की मदद करने में भी हिचकिचाहट दिखाई। ये इसका एक सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन नहीं किया जाना था। फिर आता है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में वैचारिक मतभेद। ये हम सबको पता है, शीत युद्ध के प्रारंभ में भी दोनों के बीच में तनाव था और आज तक इन दोनों देशों के मध्य तनाव की स्थिति बनी हुई है। युद्ध के समय में इन दोनों महाशक्तियों में वैचारिक मतभेद शुरू से ही उभरने लगे और सोवियत संघ ने समाजवादी आंदोलन को बढ़ावा देने की जो नीति अपनाई, उससे अमेरिका के मन में अविश्वास की भावना ने जन्म दे दिया। सोवियत संघ ने अपनी नीति को न्यायपूर्ण और आवश्यक बताया
और अनेक पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका के पक्ष में होकर सोवियत संघ की समाजवादी नीतियों की निंदा करने लगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम इसमें पॉइंट दिया हुआ है। और इस प्रकार पूंजीवाद बनाम समाजवादी विचारधारा में तालमेल के अभाव में दोनों महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध का जन्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। इन दोनों के बीच में जब तनाव की स्थिति हो रही थी तब 1917 की समाजवादी क्रांति का प्रभाव दूसरे राष्ट्रों में भी पड़ने लगा और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शक्ति प्रदर्शन ने पश्चिमी राष्ट्रों के मन में ईर्ष्या की भावना पैदा कर ली और पश्चिमी शक्तियों को ये डर लगने लगा कि सोवियत संघ इसी ताकत के बल पर पूरे विश्व में अपना साम्यवादी कार्यक्रम फैलाने का प्रयास करेगा। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि सोवियत संघ भी एक शक्ति के रूप में उभरता चला जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है ईरान में सोवियत हस्तक्षेप और टर्की, यानी ईरान और टर्की में सोवियत रूस का हस्तक्षेप बढ़ते जाना, जिससे कि पश्चिमी राष्ट्र रूस से भयभीत होने लगे। ये भी एक शीत युद्ध का कारण बना। फिर आता है यूनान में साम्यवादी प्रसार फैलाना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। 1944 के समझौते के तहत यूनान पर ब्रिटेन का अधिकार उचित ठहराया गया, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपने आर्थिक विकास के दृष्टिगत वहाँ से अपने सैनिक ठिकाने वापस हटा लिए। यहाँ पर सोवियत संघ ने यूनान में गृहयुद्ध छिड़ने पर वहाँ के साम्यवादियों को मदद करनी शुरू कर दी। इससे जो पश्चिमी शक्तियाँ थीं वो इसके अगेंस्ट हो गई और अमेरिका ने मार्शल योजना और ट्रूमैन सिद्धांत के तहत यूनान में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। इससे साम्यवादी कार्यक्रम को यूनान में गहरा धक्का लगा और शीत युद्ध को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक था। इसी तरह से दूसरे मोर्चे संबंधी भी विवाद हुआ, जिसमें हिटलर के लीडरशिप में जर्मन सेनाएं तेजी से सोवियत संघ की तरफ बढ़ी, तो सोवियत संघ ने अपने भारी जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए जो पश्चिमी राष्ट्र उनसे सहायता मांगी। सोवियत संघ ने यह भी कहा कि पश्चिमी शक्तियों को जर्मनी का वेग कम करने के लिए सोवियत संघ में जल्दी ही दूसरा मोर्चा खोला जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पश्चिमी शक्तियों ने जानबूझकर दूसरा मोर्चा खोलने में बहुत देर कर दी और इससे जो जर्मन सेनाएं थीं रूस में बढ़ गई और उनको तबाही मचाने का मौका मिल गया। फिर आता है तुष्टीकरण की नीति। इसमें भी ये सारी जो घटनाएं हैं दूसरे महायुद्ध के दौरान या उसके बाद ही घटी और जिससे कि दोनों में शीत युद्ध बढ़ता चला गया, अमेरिका और सोवियत रूस में। जो पश्चिमी शक्तियों की जो धुरी शक्तियां थी, जापान, इटली और जर्मनी, ये आपको याद करना पड़ेगा। इनके आक्रमणों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की रक्षा करने की बजाय तुष्टीकरण की नीति को अपनाया गया और उन्होंने जानबूझकर अपने मित्र राष्ट्रों को सहायता नहीं पहुंचाई और अपने मित्र राष्ट्रों को धुरी शक्तियों के हाथों पराजित होने के लिए बाध्य किया। इससे आगे चलकर शीत युद्ध के रूप में इसकी परिणति हुई। फिर आता सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते की उपेक्षा की गई और इसमें बल्गारिया और रोमानिया पर सोवियत संघ का और तथा यूनान पर ब्रिटेन का प्रभाव स्वीकार करने पर सहमति हुई थी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर सोवियत संघ ने ब्रिटेन के प्रभाव की उपेक्षा करके अपने साम्यवादी प्रसार को तेज कर दिया। इससे पश्चिमी राष्ट्रों ने गैर समझौतावादी कार्य का और सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों में दूरियां बढ़ने लगी और एक शीत युद्ध का जो वातावरण था वो तैयार होने लगा। शीत युद्ध को बढ़ावा देने में अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम भी बहुत योगदान किया गया। परस्पर रूस और अमेरिका में विरोधी प्रचार और प्रसार भी होने लगा और इसमें अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे परमाणु बम भी गिरा दिए और अमेरिका ने अपने युद्ध टेक्निक की जानकारी सोवियत संघ को नहीं दी और इससे दोनों के बीच में एक अविश्वास की भावना जन्म ली। सोवियत संघ ने अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम पर एकाधिकार को सहन नहीं कर पाया और उसके मन में बराबर शंका हो गई कि पश्चिमी राष्ट्रों को उससे घृणा है और इसी भावना ने शीत युद्ध को भी जन्म दिया। अब इस शीत युद्ध में जो दोनों महाशक्तियाँ थी, इसमें सरकारी गैर सरकारी
जो संस्थाएं थी उन्होंने सब निंदा करते चले गए, क्योंकि 1946 में सोवियत रूस ने कैनेडियन रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में कहा कि कनाडा का साम्यवादी दल सोवियत संघ की भुजा है। अब इसमें साम्यवादी ताकतों को पश्चिमी गोलार्ध में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रति सचेत रहने को कहा गया। सोवियत संघ ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध साम्यवादी ताकत और शक्ति को इकट्ठा करने के लिए प्रचार प्रसार अभियान चलाया, और इसी ने शीत युद्ध के रूप में दुनिया के सामने आए। एक लैंड लीज समझौते का समापन और फासिवादी ताकतों को अमेरिका सहयोग, ये दो जो बिंदु थे, इन्होंने भी शीत युद्ध को जन्म दिया। और इसमें सोवियत संघ को जो अपर्याप्त सहायता मिल रही थी, उसमें अमेरिका ने भी किसी पूर्व सूचना के बिना बंद कर दी सोवियत संघ को सहायता देना। और दूसरे महायुद्ध के बाद ही अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश इटली से अपने संबंध बढ़ाने का प्रयास करने लगे, और सोवियत संघ को ये शक हुआ कि इटली में फासीवाद को बढ़ावा देने और साम्यवाद को कमजोर करने में इन्हीं ताकतों का हाथ है। इससे सोवियत संघ को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी भूमिका सिमटती नजर आई, और इन दोनों देशों में यानी अमेरिका और रशिया में दूरियां बढ़ती चली गई। अब सोवियत संघ ने बार बार अपने वीटो का प्रयोग भी किया, और इससे एक सबसे बड़ा जो था वो था बर्लिन विवाद। बर्लिन जो संकट था 1961 के समय संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत रूस के आमने सामने आया, और दूसरे महायुद्ध के बाद सोवियत संघ को पूर्वी बर्लिन पर और अमेरिका और ब्रिटेन का पश्चिमी बर्लिन पर अधिकार हो गया। युद्ध के बाद पश्चिमी ताकतों ने अपने क्षेत्र के अधीन जो बर्लिन प्रदेश में नई मुद्रा का प्रचलन शुरू करने का फैसला किया, और 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी सोवियत संघ ने कर दी। इनके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ अमेरिका या ब्रिटेन के बीच हुए प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो गया। ये जो मामला था सुरक्षा परिषद में पहुंचा, और दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध के बादल मंडराने लगे। अब इसमें नेक्स्ट जो आता है वो है संकीर्ण राष्ट्रवाद पर आधारित संकीर्ण राष्ट्रीय हित। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्त होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ अपने अपने स्वार्थों को साधने में लग गए, और इसमें शक्ति राजनीति का जन्म हुआ। दोनों जो महाशक्तियां थी अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व बढ़ाने के प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का अखाड़ा बन गई, और उनके स्वार्थमय हितों ने धीरे धीरे पूरे विश्व में तनाव, टेंशन का वातावरण पैदा कर दिया। ये शीत युद्ध के कुछ मुख्य बिंदु थे, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी समाप्ति पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, और इसमें 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त हुई। सोवियत संघ ने बार बार अपनी शक्ति का प्रयोग करके पश्चिमी राष्ट्रों के प्रत्येक सुझाव को मानने से इनकार कर दिया, और इसी तरह अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा भी संयुक्त राष्ट्र संघ में लाए गए प्रत्येक प्रस्ताव को हार का सामना करना पड़ा, और इस तनाव का माहौल पैदा हो गया जिसने शीत युद्ध को जन्म दिया। इस तरह से जो शीत युद्ध के कारण थे वो हमने भाग 2 में लिए। उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया है तो धीरे धीरे आप इस जो पावर पॉइंट को फिर से देखें, भाग 1 पढ़ें, भाग 2 पढ़ें, और इसीलिए मैंने इन तीनों का विस्तार भाग 3 के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करी है।